हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है, ज्योग्राफी को हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर है हमारा सौर विकिरण। तो सौर विकिरण और ऊष्मा संतुलन और टेम्परेचर को हम बेसिकल देखेंगे कि आपका हीट बैलेंस क्या है और आप किसको टेम्परेचर कहते हैं, कि बेसिकली तापमान है क्या। ये सब हम थोड़ा देखेंगे। एक चैप्टर हम लोग इसमें कल कर चुके हैं। फिर उसी में दूसरा लेक्चर जो हमारा हुआ था उसी में हमने देखा था कि हमको सूर्य का तप कैसे मिलता है, पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पड़ता है, सौर विकिरण किसको कहते हैं और कैसे ये छोटे रूप में आती है, किसको हम आइसोलेशन कहते हैं। क्लियर है? कैसे हमको सूर्य से जो किरण प्राप्त होती है वो लघु धैर्य तरंगे के रूप में मिलती हैं और आगामी सौर किरण छोटी होती हैं। और भू आबू क्या है हमने ये भी देखा। और देखा कि अगर सूर्य पर कहीं पर हमको ऊष्मा मिलती है, कितना मिलती है, 1.94 कैलोरी पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से हमको प्राप्त होती है। उसके बाद हमने दो कॉन्सेप्ट देखे थे। एक कॉन्सेप्ट था उपसौर और एक था अपसौर। अपसौर मतलब जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है हम उसको अपसौर कहते हैं। ये कंडीशन हमने देखी थी कि 4 जुलाई को होती है। उपसौर में हमने कंडीशन देखी थी आपका 3 जनवरी को उपसौर में। तो उपसौर कितने को हुआ? 3 जनवरी को। अपसौर कितने को हो रहा है? 4 जुलाई को। ये हम देख चुके थे। यानी कि जब पृथ्वी की दूरी सूर्य के निकट होगी तो उस स्थिति को कहेंगे हम आपका उपसौर। क्लियर है? 3 जनवरी। और जब दूर अधिक होगी उसको कहेंगे अपसौर। तो इतना उपसौर और अपसौर आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? किसी का अगर कोई डाउट यहाँ तक है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कल जितना लेक्चर हमने पढ़ लिया था पृथ्वी की सतह पर तापमान की विभिन्नता क्यों है, कि जो आप देखेंगे जो हमारी अर्थ है उस पर आपका डिफरेंट डिफरेंट जगह आपका टेम्परेचर मिलता है। उसका कारण है कि सूर्य तप अलग अलग क्यों प्राप्त होता है। 30 डिग्री पर कुछ और मिलेगा, 0 पर कुछ और मिलेगा, पोलर एरिया पर कुछ और मिलेगा, हाइट्स पे कुछ और मिलेगा, प्लेन एरियाज पे कुछ और मिलेगा। तो वो सारे फैक्टर हमने देखे थे कि पृथ्वी का सबसे पहले अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की विकिरण की नीति कोण, दिन प्रतिदिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास, ये सारे चीजें इसके अंतर्गत हमने आपका देख ली थी। कैसे कोण बनता है, किस तरह से आता है, ये हमने देखा था। उत्तरायण क्या था, यानी कि जब आपका सूर्य उत्तरी गोलार्ध में शिफ्ट हो जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में उसकी किरणें कैसी पड़ेंगी, आपका तिरछी पड़ेंगी। और जब आपकी किरणें तिरछी होंगी तो वहां पर टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा और टेम्परेचर कम होने की वजह से वहां शीत ऋतु का आगमन हो जाएगा। और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायण में बेसिकली क्या हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। और जहां टेम्परेचर अधिक होता है वहां प्रेशर कम होता है। ये सब देख लिए थे। सौर विकिरण से वायुमंडल का गुजरना, कि कैसे हमारी जो हमको सौर विकिरण कहा आता है, लघु धैर्य तरंगों के रूप में हम तक पहुंचता है, पारदर्शी होता है, पहुंचने वाले किरण, सौरमंडल, जलवाष्प, कैसे ये सब चीजें आपकी गुजरती है, इनको हमने इसमें देख लिया था। छोटे छोटे पैकेट या स्टेप जो स्पेक्ट्रम है उसके रूप में हम तक प्रकाश पहुंचता है और पृथ्वी की सतह पर हमको विकिरण जो विकिरण है उसके रूप में दिखाई देता है। उदय और अस्त बराबर क्या है, नीला हरा कैसे दिखता है, सूर्य का प्रकाश आपका सतह और स्थानिक कैसे है, धरातल पर कितना है, उस कटिबंध क्षेत्रों में 320 वाट वर्ग किलोमीटर और ध्रुवों पर आपका 70 पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में होता है क्योंकि वहां मेघाच्छादन बहुत कम है, ऊपर बादल नहीं बनते हैं। क्लियर है? तो ये सारी फैक्टर्स को हम लोग देख चुके हैं। और साथ में हमने देखा, अगर हम सूर्य तप की बात कर रहे हैं महाद्वीप और महासागर में, तो महाद्वीप पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तुलनात्मक रूप से महासागर में, क्योंकि वहां लैंड एरिया ज्यादा है, वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से क्या होगा, वहां पर ज्यादा होगा। तो इतना हम लोग इसमें देख लिए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे वायुमंडल का तापन और शीतलन, की हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा टेम्परेचर कैसे गर्म होता है और कैसे ठंडा होता है, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आप एक बार जितना हमने पढ़ा है इसमें किसी बच्चे का कोई क्वेरी क्लियर है? कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमें आपका पूछ सकते हैं, आप मुझसे बता सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी स्कूल से कोई डाउट, कोई क्वेरी है पूरे चैप्टर में, आप मुझसे पूछ लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और आप लोग अच्छे से समझ सकें। देखिए,
वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। ध्यान दें आप, तापन का मतलब हीट से है और शीतन का मतलब आपका कूलिंग से है। वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने के अनेक तरीके हैं। कह रहे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कैसे गर्म हो रहा है, कैसे ठंडा हो रहा है, उसके बहुत सारे तरीके या पैटर्न हो सकते हैं। क्लियर है? प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी की सतह के निकट वायुमंडलीय परतें में दीर्घ तरंगे के रूप में तापमान संचरण होता है। देखिए, पृथ्वी पर प्रकाश कैसे आता है? लघु पार्थिव विकिरण के तहत, और जाता कैसे है आपका आपका दीर्घ आपका पाप तरंगों के रूप में। तो ये क्लियर होना चाहिए, आता कैसे है? लघु रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स में आता है, और जाता कैसे है आपका दीर्घ, जो आपकी तरंगे हैं उन दीर्घ तरंगों के रूप में ये है आपका जाता है। क्लियर है? पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। कह रहे जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा और जो वायु अब उसके संपर्क में आएगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? आपका गर्म होती जाती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायु की परतें भी गर्म हो जाती है। आने वाली जो परतें हैं वो भी गर्म हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को चालन यानी कि कंडक्शन कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है, या फिर आपका कंडक्शन कहा जाता है। होता क्या है? दोबारा पढ़िए एक बार थोड़ा सा। कि कह रहे हैं पृथ्वी के संपर्क में आने से वायु धीरे धीरे गर्म होती है, निचली परत के संपर्क में आने पर वायुमंडल की ऊपर की ओर गर्म होता है। यानी कि मान लीजिए ये कोई रोड है, अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ अगर आपकी गर्म हो रहा है, ये पूरा पत्ता तापमान कैसे हो रहा है? ध्यान दीजिए, नीचे से होकर ऊपर की ओर जब आपका गर्म हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन से। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आए, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। यानी कि एक ठंडा हो, एक गर्म हो, या फिर एक किसी और प्रॉपर्टी का हो, ये किसी और प्रॉपर्टी का हो, तो संपर्क में आएंगे। जैसे गर्म पिंड से ठंडा पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है, गर्म से ठंडे की ओर जाएगा। ठीक, ऊर्जा का स्थानांतरण तब रहता है जब दोनों खंडों का तापमान एक समान हो। कैसा हो? दोनों खंडों का समान एक तापमान हो, अर्थात उनके संपर्क नहीं टूटता हो। अब कैसे है नियत और उनका संपर्क आपका नहीं टूट रहा है। वायुमंडल की जो आपका निचली परत है वो गर्म करने पर चालन महत्वपूर्ण है। कंडेंसेशन कैसा है? बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उड़ती है। कैसी है? आपका धारा के रूप में आकर वो क्या होती है? आपका लंबवत रूप से उठती है, वायुमंडल के ताप का संचरण करती है। और कैसा है? जो वायुमंडल का ताप है उसका संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की है कि क्रिया कंडेंसेशन, सॉरी कन्वेक्शनल कहलाती है। देखिए, जब आपका पृथ्वी की परत इस तरह से गर्म हो तो वो क्या हो गया? चालन। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में बलती, यानी कि इस तरह से चले आगे को, तो हम उसको बोलते हैं संवहन। उड़ जाए और धाराएं बना दे, जेट जैसी बना दे, उनको बोलते हैं संवहन कहलाती है। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संवहनीय जो आपकी तरंगे हैं या परत है वो केवल कहाँ देखने के लिए मिलती हैं, तो आप ध्यान रखिए ये केवल आपका क्षोभ मंडल तक ही आपका सीमित हमको मिलेंगी। और कैसे चलती हैं ये? आपका बेसिकली टेम्परेचर में आपका लंबवत के रूप में आपका हमको देखने के लिए मिलती है। कैसे मिलती है? लंबवत के रूप में। वायु के क्षतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण, कह रहे जो हमारी वायु है उसका जो आपका हॉरिजॉन्टल जो आपका संचलन है, यानी कि संचलन का मतलब अभी हमने आप देखा है लंबवत रूप से जो कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग आपका देख रहे थे। तापमान का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। तापमान संचलन की अपेक्षा वायु का क्षति संचलन सापेक्ष रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। कैसा है? सापेक्ष रूप से अधिक महत्वपूर्ण है।
मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नता केवल अभिभान के कारण होती है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चालन करने वाली स्थायी हवा लू, इसी का लू परिणाम है। लू कहाँ चलती हैं तो आपको पता होना चाहिए। लू बेसिकली इधर जो है गर्मियों में उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है, खासकर उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी भाग में गर्मी के दिनों में चलती। होता क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता है बेसिकली, यानी कि कर्क रेखा के आसपास 23.5 डिग्री पर सूर्य होता है। और जब आपका सूर्य वहां है तो सूर्य का जो टेम्परेचर है वो सीधा पड़ रहा है। अगर आपका सीधा पड़ रहा है तो यानी कि पृथ्वी को उष्मा यानी कि हीट ज्यादा प्राप्त हो रही है। हीट है यानी कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर है तो प्रेशर कैसा है आपका, लो है। लो है तो जितना भी वाटर बॉडी एरिया है वो क्या होगा, ध्यान देखिए, वो सब वहां टेम्परेचर लगेगा और ऊपर उठेंगी। ऊपर उठने वाली तरंगे कौन सी हैं आप देखिए, तो पहले कन्वेक्शनल के रूप में होगा, पहले गर्म होगा, फिर उसके बाद संवहनीय बनेंगी और आपका एक दिशा में बहुत तेजी से आपका चलेंगी। क्लियर है। और वो कैसी होंगी, ये लोकल एरिया में देखने के लिए मिलती हैं। तो इनको गर्म हवाओं को हम अलग अलग भाषा में कहीं चिनूक बोल दिया, कहीं फॉन बोल दिया, कहीं लू बोल दिया, कहीं काला बैसाखी बोल दिया, अलग अलग रूप में आपको देखने की मिलती है। क्या चलती है, गर्म हवा चलती है और ये बड़ी लू है। और लू हमारे बॉडी के लिए बड़ी हार्मफुल है क्योंकि ये पानी को सोख लेती है बड़ी शरीर में से। देखिए, पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु आपके किरणों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करते हैं। अब कह रहे पृथ्वी पर जो प्राप्त है, जो प्राप्त किया है जो सौर विकिरण, वो कैसा होता है, लघु तरंगों के रूप में होता है। पृथ्वी की सतह को गर्म करता है और पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद, जैसे ही पृथ्वी गर्म हो जाएगी, वो एक विकिरण पिंड बन जाता है। विकिरण पिंड मतलब, अब देखिए यहां पर आपका टेम्परेचर पड़ा तो पहले ठंडी थी, अब ये क्या होगी, गर्म होगी। तो एक स्थिति आएगी ये भी कि क्या करेगी, जो एनर्जी है जो इसने हीट एब्जॉर्ब करी उसको छोड़ेगी, उसको बाहर निकालेगी। जब निकालेगी तो क्या होगी, विकिरण पिंड बन गया और वायुमंडल में दीर्घ तरंगे के रूप में ऊर्जा विकिरण करती है। यानी कि अगर आप देखोगे तो पृथ्वी से जो भी विकिरण जाती है वो किसमें जाती है, दीर्घ पार्थिव किरण के रूप में, तरंग के रूप में जाती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करता है। कैसे करता है, नीचे से गर्म करता है। जब ये ऊपर जा रही है तो नीचे से ऊपर ही जाएगी, इस प्रकार गर्म करते हैं। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। यानी कि जब वो नीचे से ऊपर को गर्म करते हुए जाए उसको क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछ ले पार्थिव विकिरण क्या है, तो ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है, इस प्रक्रिया को हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो क्लियर हो गया। आपसे पूछ ले कि पार्थिव विकिरण क्या है तो आपको पूरा अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए कि पार्थिव विकिरण होता क्या है। ठीक है, इस चित्र को मैं अभी समझाऊंगा 9.2 को। ठीक है, कह रहे हैं धीरे तरंगे विकिरण वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसेस जैसे जलवाष्प, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार वायुमंडल में पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। यानी कि क्या हमारी पृथ्वी सीधी गर्म होती है, नहीं, इनडायरेक्ट। अगर मान लीजिए कुछ भी ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, तो टेम्परेचर हमारा जो मतलब जो आपके सूर्य की किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें से वो हमारे ओजोन लेयर से आपके छन के आएंगी, जितना पृथ्वी को चाहिए एब्जॉर्ब करेगा, बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर देगा। क्लियर है। होता क्या है, ये जो हमारी डस्ट पार्टिकल है, गैस के कारण जलवाष्प है, ये वापस उष्मा को रोक लेते हैं। यहाँ टेम्परेचर बना रहता है, वापस कम जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ क्या है, आपका जो है एक वैश्विक तापमान की समस्या बनी हुई है। क्लियर है। और ना ही सीधे सूर्य से प्राप्त है, परंतु वायुमंडलीय विकिरण का ताप अंतरिक्ष में संचलन करती है। इसी प्रकार पृथ्वी की एवं सतह की वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है। कैसा रहता है इनका तापमान वायुमंडल का, ये सब स्थिर यानी कि कांस्टेंट। इतना हमने अभी देखा है, इसको एक बार अच्छे से देखिए। यहां तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी बनती है, आपको समझना है कंडेंसेशन क्या है, कन्वेक्शनल क्या है, ठीक है, और स्थानांतर अभिवर्णक क्या कहलाते हैं,
वायु का क्षतिज मतलब सीधा, ताप में होना, ठीक है। ये सारी चीजों को आप एक बार अच्छे से आपका देख लीजिए, कैसे गर्म होती है, हीट कैसे मिलती है और कैसे आपका ट्रांसफर होती है, ये आप देखेंगे। फिर उसके बाद में आपको हीट बजट पढ़ाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है हीट बजट। क्लियर है? और सीखने को मौका मिलेगा, हीट बजट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। चलिए बच्चों, बताइए कोई प्रॉब्लम है यहां तक? हीट बजट को पढ़ें, क्या होता है हीट बजट। चलिए आ रही है हीट बजट की। अब सबसे पहले देखिए होता क्या है, इसमें कुछ फैक्टर भी काम करते हैं। उससे पहले छोटी सी पृष्ठभूमि आपको मिले तो समझ आए। देखिए, मान लीजिए सूर्य से प्रकाश आया हमारी पृथ्वी पर, आता ही है रोज 8 मिनट कुछ सेकंड में। जब हमारे सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है, वो कैसा होता है? 100% आता है, ऐसा मानिए 100% आया। उसमें से कुछ को हम वापस कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए 100% प्रकाश आया, हमने 30% रखा, 70% वापस कर दिया। क्लियर हो गया? अब जो 30% बचा है वो कितना हो गया? 100% हो गया। ऐसे समझिए, नहीं आया समझ? देखिए थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए, ये सन है और सन का प्रकाश आया आपका हमारी लैंड बॉडी पर, और ये जो प्रकाश है ये 100% है। और ये प्रकाश हमने इसमें से कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया। ये कैसे आया था? ये आया था लघु पार्थिव किरण से, और गया कैसे? ये दीर्घ पार्थिव किरण से। तो 100 आया और 70 गया, तो 30 कहां हो गया? यही एब्जॉर्ब हो गया। अब यही 30 क्या बन गया? बाद में किसी के लिए 100% बन गया। अब इसको पढ़ेंगे, इसकी पूरी समरी स्ट्रक्चर। ये वापस कैसे हो रहा है, कहां पर कितना वापस होता है, लैंड पर कितना वापस हो रहा है, झीलों पर कितना वापस हो रहा है, आइस कैप पर कितना वापस हो रहा है, एल्विडो कैसे बनते हैं। क्लियर है? इन सब पर हम लोग आपका इसी के अंतर्गत बात करने वाले हैं। तो कह रहे हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट में चित्र 9 पॉइंट में पृथ्वी के ऊष्मा बजट को दर्शाया गया है। पृथ्वी ऊष्मा ना तो संचय करती है ना ही ह्रास करती है। क्लियर है? ना उसको इकट्ठा करती है ना ही उसका ह्रास करती है। यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है, क्या करती है? टेम्परेचर को स्थिर का मतलब होता है कांस्टेंट, एक निश्चित टेम्परेचर मेंटेन करती है। ऐसा तभी है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्य तप के रूप में उष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचालन ताप बराबर हो। यानी कि जो हमें सूर्य से जो सूर्य तप आपका प्राप्त हुआ है, उससे प्राप्त उष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा जो हमने एब्जॉर्ब किया है, मतलब जो सूर्य से प्रकाश आया और वापस गया है, उसका संचलित टेम्परेचर कैसा हो? बराबर हो। तो कैसा रहेगा? ये बैलेंस रहेगा। मान लीजिए कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर सूर्य का ताप 100% है। कितना है? 100% वायुमंडल की ऊपरी सतह पर। वायुमंडल में गुजरते हुए कुछ अंश परावर्तित, विकिरण और अवशोषित हो गया। परावर्तित का मतलब समझते हो? वापस रिफ्लेक्ट हो गया। अवशोषित का मतलब कुछ परतों ने अपने अंदर सोख लिया। विकिरण का मतलब उसका कुछ चेंज हो गया। ठीक। शेष भाग, एक भाग पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। यानी कि अगर आपने खूब अच्छी तरह देखा है, पृथ्वी की कुछ आपकी परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयान मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। तो जब इनमें आपका प्रवेश करेगा तो ये सारी प्रक्रियाएं होना लाजमी है, परावर्तन, विकिरण और अवशोषण। उसके बाद कहां पहुंचता है? पृथ्वी की इस वाली लेयर पर क्या पहुंचता है? इस परत पर आपका सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है। मान लीजिए 100 इकाई में से 35 इकाई, इकाई मतलब यूनिट से है, तो 100 इकाई तापमान मतलब आपका प्रकाश आया था सूर्य से, और 35 ही पृथ्वी के धरातल पर पहुंचा। 75 कहां रह गया? इसके बीच में। ठीक है, धरातल पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो गया, सॉरी। तो यानी कि 100% आ रहा था और 35% क्या हो गया? अंतरिक्ष में ही रिफ्लेक्ट हो गया। तो अब कितना पहुंचा पृथ्वी पर? 75।
और 27% कहां रुक गया? बादलों में। यानी कि 35% रिफ्लेक्ट हो गया, 27% बादलों में ऊपरी छोर में, और 2% आपकी जो आइस कैप है उनमें आपका परावर्तित हो गया। ठीक है, और लुटा दिया। सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो का मतलब है जब सूर्य का प्रकाश किसी जगह पर आपके टकरा कर जब वापस होता है, उसी टकराई हुई कोण को एल्बिडो कहते हैं। एग्जांपल देखिए, पृथ्वी का प्रकाश आया, यहां टकराया और यहां से टकराकर वापस हो गया, तो ये जो टकराया है इसी को बोलते हैं एल्बिडो। क्या कहते हैं? एल्बिडो। क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए, प्रथम 35 इकाई को छोड़कर, अब ये यहां कितना था? ये 35 को छोड़ दीजिए, इस वाली को अगर हम इस 35 को छोड़ दें तो 100 में से 35 घटाओ, कितना बचा? 65। 65% तो हमको मिला भाई, समझिए। 100% बादलों, 100% सूर्य से प्रकाश आया, लेयर में गुजरते समय 35 खर्च हो गया। अब 100 में से 35 निकालो, कितना बचेगा? 65%। अब तो भाई पृथ्वी पर कितना पहुंचा? 65%। अब देखिए, इसी 65 के ऊपर हमारी गणना है। तो कह रहे प्रथम 35 इकाई को छोड़कर बाकी 65 अवशोषित होता है। तो 14% वायुमंडल, यानी कि इस 35 में से अगर इस 35 को 100% मान लिया जाए, तो देखिए किसको, 35 को हम उल्टा लिख दिया मैंने, ये देखिए बेसिकली है क्या, 35 को हमने मान लिया 100%। क्लियर हो गया? अब ये 35 कहां कहां रुका? देखिए, सॉरी, मैं फिर क्षमा चाहूंगा, एक बार ध्यान दे दो। हमें पृथ्वी 35 को छोड़ दिया, हमको 65 लेना था। 65 इज इक्वल टू 100। अब देखिए, तो 100 जब आ रहा था, अब इसमें से 65 वाले कहां प्रयोग हुआ? तो 14% वायुमंडल में और इसका 51% पृथ्वी पर। जो हमारे बादल है ना, ये बादल भी क्या करते हैं? प्रकाश का अवशोषण या आपका परावर्तन करते हैं। और 51% का होगा पृथ्वी की धरातल पर। ठीक है, पृथ्वी द्वारा अवशोषित 91 इकाई को पुनः परावर्तित, अब इसको भी पुनः रिफ्लेक्ट कर लीजिए, यानी कि फिर ये 100% हो गई। और ऐसे में क्या है, 17% इकाई आपके सीधा अंतरिक्ष में चलेगी। इसका पूरे 50 का 17% सीधा हमने वापस भेज दिया दीर्घ पार्थिव विकिरण से। ठीक है, और 34% इकाई कहां बची? 34% को वायुमंडल ने सोख लिया, 6% को स्वयं वायुमंडल द्वारा, 9% संवहनीय द्वारा, और 19 क्या हो गया? संघनन, यानी कि जो लेटेंट हीट है उसके बंदर रूप में चला गया। ठीक है, तो वायुमंडल में 48 इकाई अवशोषण हो गया, तो 48% को उन्होंने सोख लिया। 14% क्या हुआ? यूनिट क्या हो गया? सूर्य तापमान। और 34 इसका वापस इन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो वायुमंडल विकिरण द्वारा इन सभी अंतरिक्ष को वापस लौटा देते हैं। अतः पृथ्वी के धरातल और वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने के विकिरण की इकाई 17 और 48 है, जिसमें केवल 65 इकाई होता है लौटने वाले प्रकाश की, उनमें 65 इकाई का संतुलन करता है। यानी कि टोटल कहीं बादलों में रुक गया, कहीं आइसकेप में रख गया, किसी वायु जो है संवहनी किरणों में 16% चला गया, कुछ आपका टेम्परेचर सूख लिया, अल्टीमेट 65% ही वापस जाता है। बाकी 35% हम लोग उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप में अर्थ के नियरेस्ट या वायुमंडल में हम उसको रोक लेते हैं। अब आप सोच के देखिए, टेम्परेचर आया आपके पास 100, 35 तो वायुमंडल में गुजर गया, अब यही 65% आपका 100% हो गया। अब इसमें से भी हम लोग क्या कर रहे हैं? 65% ही क्या कर रहे हैं? वापस भेज रहे हैं। वापस भेजने वालों को, प्रकाश को हम बोलते हैं दीर्घ पार्थिव विकिरण, और इसे कहीं कहीं आपका किरण भी लिखा मिलेगा। तो 65% वापस भेज रहे हैं, 35% यही कहां है? ये जो हीट है, ये जो तापन है, ये कहां है? ये हमारा वायुमंडल में हमको देखने के लिए आपका, तो इसे 35% ही ये हमको परेशान कर रहा है। इसी को हम लोग आपका पढ़ेंगे, देखेंगे। आइए, सबसे पहले थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल अप्रोच हो जाती है। आइए, सबसे पहले इसको देखिए, कैसे समझने की कोशिश करिए।
ये दो मैप है, दोनों में आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रकाश आया हम पे, सौर विकिरण आई लघु तरंगे के रूप में, ये देखिए, तो ये कितनी आई कुल सौर विकिरण 100%। ये सीधी कहां गई, बादलों में। तो बादलों में ने इन्होंने इसको कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया और कुछ नीचे भेज दिया, क्लियर है। और उसी में का कुछ 14% क्या कर लिया, बादलों ने रोक लिया, ठीक है। कितना कर लिया, बादलों ने इसको रोक लिया। 6% विकिरण हो गया अंतरिक्ष में, 27% बादलों में इसका परावर्तन हो गया, 2% पृथ्वी द्वारा। उसके बाद ये तो हो गया जब आप नीचे आ रहा है टेम्परेचर, उस कंडीशन में 34.4 एरिए, ठीक है। अब है दीर्घ, यानी कि जब विकिरण पृथ्वी से वापस जा रही है, ये जब आपके परावर्तित कर रहा है और ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर, पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर, तो 6 इस तरह से सौर विकिरण के रूप में आया, संवहनी स्वच्छ में 9 आया, और संघनन और कंडेंसेशन में आया, और वायुमंडल अंतरिक्ष की ओर 48%। तो ये इसका एक डायग्राम है। बेसिकली मैं आपको पूरी थ्योरी को लिखवा दूंगा कि अगर हीट बजट आपसे पूछता है तो कहां कहां कितना अवशोषण होता है, कैसे कैसे करता है, ये थोड़ा सा इसमें बस हमको देखना होता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए होता क्या है, ये देखिए, ये अक्षांश है और ये वाट। तो जो जो आपका 0 डिग्री होगा यानी कि इक्वेटर होगा, इक्वेटर पे आप देखिए ये है हमारी, ये वाली जो लाइन, ये है पार्थिव विकिरण और ये है सौर विकिरण, क्लियर हो गया। अच्छा मैं आपसे पूछूं, सूर्य का प्रकाश जो है 30 डिग्री पर ज्यादा होगा अक्षांश पर, या 0 पर, या 15 पर, या 40 पर, अब मुझे बताइए। 0 पर, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि वापस लौटने की वाली 65 इकाई संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होता है, यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, अथवा यानी कि इसको बोलते हैं हीट बैलेंस या पृथ्वी का हीट बजट। यही कारण है कि ऊष्मा की इतनी बड़े स्थानांतरण के बावजूद पृथ्वी ना तो बहुत गर्म है और ना बहुत ठंडी, क्योंकि कहीं पर अवशोषण है, कहीं परावर्तन है, कहीं उसका रिफ्लेक्शन है। तो एक बैलेंस अपने आप में मेंटेन किए हुए है। अगर हम लोग उसको डिस्टर्ब कर देंगे तो हमको जो ग्लोबल वार्मिंग है वो देखने के लिए। अब कह रहे हैं इससे आगे, देखिए पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में विभिन्नता, जैसे पहले व्याख्या की जा चुकी है कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा विभिन्न विभिन्न पाई जाती है। कुछ भागों में विकिरण संतुलन आपका क्या होता है, अधिशेष होता है, ऐसा होता है अधिशेष, ठीक है। और कुछ में आपके ऋणात्मक पाए जाते हैं। तो शुद्ध विकिरण अवशेष 40 उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा अधिक है, और ध्रुवों के पास कम पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ताप ऊर्जा की तुलना में पूरा आपका परावर्तित हो जाता है, वो चेंजेस हमको देखने के लिए मिलते हैं। फलस्वरूप उष्ण कटिबंधीय ताप संचरण के कारण अधिक गर्म नहीं होता है, और ना ही उच्च अक्षांश पर अत्यधिक कमी और पूरा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये था एक पूरा बजट, ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा है, किस तरीके का है, पूरा आप इसको समझ सकते थे और देख भी सकते थे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के चैप्टर में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी इतना पढ़ा है चैप्टर में, हम आगे बढ़ेंगे। तो अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे, आप लोग रिवीजन करें, उस डाउट कोई क्वेरी रहती है मुझे जरूर पूछिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।